नमस्कार। आज हम आपका तवारुफ एक मंसूर की ऐसा युवा खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिसने अपने खेल कौशल से मंसूर का ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। हम बात कर रहे हैं वर्णिका उपाध्याय की, जो इस वक्त हमारे डिजियाना स्टूडियो के अंदर बैठी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ा सा मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा कि अभी आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और टीवी पर देख भी रहे होंगे कि रोल बॉल स्केटिंग का दुबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, जिनके तो आपने उस टूर्नामेंट के अंदर लीग मैच के अंदर शानदार गोल मारकर लगभग ये साफ कर दिया था कि अब भारत जीत की ओर बढ़ रहा है। वर्णिका, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये आपने देश को ये उपलब्धि दिलाई है, तो आपकी इस रोल बॉल स्केटिंग के अंदर शुरुआत कैसे हुई, या फिर इसके पहले कोई आप दूसरा खेल खेलते थे? पहले मैंने शुरुआत करी थी फुटबॉल से और स्पीड स्केटिंग में साथ में करती थी। जब मैं 3rd क्लास में थी, सेंट थॉमस स्कूल से मैंने एसजीएफआई गेम खेलना स्टार्ट किया था। स्कूल गेम्स में खेलती थी। उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, बहुत सारे फेडरेशन टूर्नामेंट्स खेले। उसके बाद इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैं खेल पाई। लगातार मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, वेस्ट ज़ोन खेला, बहुत गवर्नमेंट टूर्नामेंट्स भी खेले। उसके बाद ये वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन हुआ। आमतौर पर जिस उम्र के अंदर आपने ये खेल कूद सोचा था खेलने का आपने, उस वक्त पे खासकर लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके दिमाग में कुछ और चीजें आती हैं कि मैं मॉडलिंग में जाऊं, मैं पेंटिंग में जाऊं, या फिर बैडमिंटन खेल के अपना खेल का शौक पूरा कर लूं। तो आपने फिर ये खेल ही जो सबसे हटके था, लीग से हटके खेल था, आपने क्यों चुना इसको आपने? स्टार्टिंग से मेरा स्पोर्ट्स में, गेम्स में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहा है। हॉबी मेरी स्पोर्ट्स ही रही है हमेशा से। और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में जाऊँ। और एक दिन पापा मुझे लेकर गए थे, ऐसे समर कैंप लग रहा था स्पीड स्केटिंग का। तब मैंने एज़ अ स्किल ये चूज़ किया था कि एक स्किल होगी मेरे पास, बस समर कैंप्स में अटेंड करूँगी। उसके बाद देखते ही देखते मैं बहुत आगे बढ़ गई और मैंने वर्ल्ड कप खेल लिया। मंसूर के अंदर सोचता हूँ शायद मैंने भी बहुत कम नाम सुना है रोल बॉल स्केटिंग का। उसमें आपने खेला, प्रशिक्षण लिया, आपने ट्रेनिंग ली और देश का नाम रोशन कर दिया। तो किस तरीका का ये खेल होता है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताएं किस ढंग का थोड़ा ये खेल होता है रोल बॉल स्केटिंग? ये गेम 3 गेम से मिलके बना है। स्केटिंग है, हैंडबॉल है और बास्केटबॉल है। इसमें स्केट्स पहन के आपको बॉल को ड्रिबल करके गोल करना होता है। इसमें 6 प्लेयर्स रहते हैं दोनों टीम में, 1 गोलकीपर होता है और 5 खिलाड़ी आगे खेलते हैं। तो इसमें हार जीत का निर्धारण किस तरीके से होता है? इसमें जैसे टाइमिंग होता है, 25 10-25 का ऐसे टाइम होता है। उसमें दोनों टीम स्कोर करती है, एक डिफेंड करती है, एक अटैक करती है। तो जिसके ज़्यादा गोल फिर एंड में होते हैं, वो टीम जीतती है। तो चूंकि रोल बॉल स्केटिंग का शब्द हमारे मंत्रों के लिए नया नया है, आप तो फिर इसके अंदर पारंगत हो चुकी हैं, तो इसमें कितना स्कोप है आगे जाने का? इसमें यदि कोई बच्चा इसको सीखना चाहता है, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो कितना स्कोप है इस खेल के अंदर? इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा अब और ज़्यादा होने लगा है। गेम बहुत डेवलपिंग गेम बन गया है अब। इसमें जो वर्ल्ड कप खेले थे, इससे पहले वाला 6th वर्ल्ड कप था, उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और जो गवर्नमेंट टूर्नामेंट था, जैसे नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें जो पहली टीम थी उसको पर प्लेयर को 7 लाख रुपए मिले थे, सेकंड टीम को 5 लाख, ऐसे करके प्राइज मनी भी और गवर्नमेंट जॉब से भी प्रोवाइड हो रही है इस गेम से। वर्णिका, आमतौर पर जब हम पढ़ाई से हट के कुछ खेलकूद में जाते हैं, किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो दिक्कत हमें घर से आती है। पापा या मम्मी से कोई एक तो इस बात का विरोध करता है। आपके हाँ। सामने किसने विरोध करा कि नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, सबसे पहले बाद में खेलना? थोड़ा-सा पापा ने किया था कि हाँ, मतलब थोड़ा पढ़ाई पे दो, गेम कम करो, पर मम्मी का हमेशा से सपोर्ट रहा है। उसके बाद पापा ने भी कभी नहीं रोका। पापा का फिर निरंतर कंटिन्यूअसली पापा का सपोर्ट रहा है। उनके सपोर्ट से ही, दोनों के सपोर्ट से मैं आज इतने बड़े लेवल पे खेल पाई हूँ। तो आज पापा को बताना आप कि पापा, जिस डिजाइनर में आप हो, आज उसी डिजाइनर के चेंबर के अंदर बैठकर मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, आपका नाम रोशन कर रही हूँ। आपको बताना चाहूंगा मैं कि आपके जो पिताजी हैं, मनीष उपाध्याय, वो हमारे डिजाइना केबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और हमारे सक्रिय सहयोगी और सदस्य हैं। आप उन्हीं की बिटिया हैं। और जिस खेल को खेलने के लिए इनके पापा यानी कि हमारे मित्र मनीष उपाध्याय मना कर रहे थे, आज उन्हीं को फक्र हो रहा होगा कि आज वो खुद के स्टूडियो के अंदर आके इंटरव्यू देकर उनका नाम रोशन कर रही हैं। तो वर्णिका, बताया आपको इसके अलावा और क्या कौन कौन से शौक है आपको? खेल के अलावा और क्या कौन कौन से शौक रखते हैं आप? मेन तो मेरा खेल ही है। इसके अलावा मैंने कभी कुछ देखा नहीं। हमेशा से ग्राउंड जाना, रेगुलर प्रैक्टिस पे रहना, हमेशा से बस गेम की तरफ ही ध्यान रहा है और थोड़ा पढ़ाई पे भी रहा है। पढ़ाई में भी मैं अच्छी हूँ। ऐसे अच्छे ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ में मैनेज करके चला, पर अब स्पोर्ट्स की तरफ और ज़्यादा होने लगा है, तो अब स्पोर्ट्स मेन है। अब लगता है आपको स्पोर्ट्स के अंदर आपका फ्यूचर है, भविष्य है उसके अंदर, अब लगता है इस खेल के अंदर? हाँ, इसमें भविष्य भी है।
मतलब अब जॉब्स वगैरह मिल रही है तो लगता है कि हाँ, सिक्योरिटी मिल सकती है, आगे जॉब मिल सकती है। पर हाँ, पढ़ाई भी है साथ में, तो दोनों चीज़ों को अभी भी साथ में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। मूवी या टीवी सीरियल का कोई शौक आपको? नहीं, नहीं, कभी नहीं कोई रहा? शौक नहीं, या अभी नहीं है? कभी नहीं रहा। अ अगर यूँ बात करें हम, चूँकि कुछ ना कुछ तो शौक रहता है, तो शौक ना भी रहा हो तो आपका फ़िल्मी दुनिया का पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? ऐसे तो सब स्पोर्ट्स वाले ही है, जैसे जो भी स्पोर्ट्स में क्रिकेट की दुनिया में है और ऐसे लोग ही मेरे हमेशा से रोल मॉडल आइडियल रहे आपके हैं। रोल मॉडल और आइडियल यस, रहे हैं आप लोगों के वो। स्पोर्ट्स वाले ही रहे हैं हमेशा। जी हाँ। तो शौक आपने बताया कि बहुत सीमित शौक हैं आपके, हाँ। फ़िल्मों में आपकी रुचि नहीं है, पढ़ाई में आपका ज़्यादा ध्यान है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? पहले तो अपना एक एम सेट कर लो, या तो पढ़ाई करनी है या स्पोर्ट्स, क्योंकि दोनों को हर इंसान मैनेज नहीं कर सकता है। वो बहुत टफ है दोनों को मैनेज करना, और अपना एक एम सेट करो कि अगर पढ़ना है तो उस पे पूरा ध्यान रहे और स्पोर्ट्स करना है तो उस पे पूरा ध्यान रहे। फिर आपको पढ़ाई में थोड़ा-सा छूट ही जाएगी, वो कुछ भी कर लो आप, पढ़ाई तो छूटेगी। इस साल मुझे मास्टर्स करना था पर मैंने स्पोर्ट्स के लिए वो नहीं किया, वो मैंने आगे के सालों के लिए छोड़ दिया। अब जब भी होगा तो मैंने पूरा अपना सारा समय पूरा स्पोर्ट्स को दे के रखा है। चलिए दुबई चलते हैं अपन अब। दुबई आप पहुँचे, जी। क्या फ़ील हुआ वहाँ पे आपको पहुँचते से? क्योंकि नया देश, नया वातावरण, नए लोग। वहाँ जैसे ही पहले तो सिलेक्शन हुआ था और ऐसे आया था कि इंडिया की टीम के लिए खेलेंगे, उसके बाद दुबई में है, तो सबसे बड़ी चीज़ थी ये कि इतने बड़े देश में जाके खेलना और मंदसौर से निकल के इतनी बड़ी जगह जाना और इतने बड़े लेवल पे खेलना, बहुत खुशी थी, बहुत प्राउड था। जब आपको मालूम पड़ा कि आप दुबई जा रहे हैं, जी। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया या घरवालों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सब लोग थोड़े से एक्साइटेड थे और सब लोग को था, वैसे दुबई का ये नहीं था, उससे ज़्यादा ये था कि इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए, अब जहाँ भी जाए अच्छे से खेलना है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की थोड़ी व्यवस्था के बारे में बताएँ आप कि वहाँ पे किस ढंग की व्यवस्थाएँ थी? हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जब हमारे देश के खिलाड़ी यदि विदेश में जाते हैं, तो उनको किस किस्म की फैसिलिटी मिलती है या किस किस्म का सम्मान मिलता है? जैसे हम दुबई पहुँचे, वहाँ पे हमारे लिए एक बस आई जो हमें होटल तक लेकर गई। होटल भी हमारी 4 स्टार होटल थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमारे खेलने के लिए वुडन कोर्ट था, जो कि सबसे बेस्ट होता है, और सब खाना वगैरह सारा सब कुछ होटल की तरफ से था, सब बहुत बेस्ट था। आमतौर पे कहते हैं विदेशों के अंदर हमको हमारा भारतीय खाना नहीं मिलता, तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत है या वो खाने या भोजन में नहीं, नहीं, ऐसी वहाँ कुछ? पे वेज और नॉन-वेज दोनों चीज़ें थी। अपने हिसाब का भी, मतलब भारतीय खाना भी वहाँ पर था और दूसरों के लिए भी उनके हिसाब से खाना था, वहाँ पर सब सही था। दुबई लोग खास मौकों पर जाते हैं और खास तौर पर जाना चाहते हैं दुबई के अंदर, क्योंकि वो व्यापारिक केंद्र भी है, बड़ी खूबसूरत सा शहर है वो। तो आपको वहाँ जाकर लगा कि मुझे थोड़ा दुबई भी घूमना चाहिए, आप आ गई हैं दुबई तो घूम लूँ, थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, घर वालों के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए ये सामान ले लूँ, विचार आया कि सिर्फ खेल पे ही फोकस था आपका? पूरा खेल पे ही फ़ोकस था, हर एक बच्चे का, जो भी टीम में थे, लड़के-लड़कियाँ, सबका सिर्फ़ खेल पे ही फ़ोकस था, किसी को घूमना वगैरह नहीं था। और जब हमें टाइम भी मिला थोड़ा, तब सबने सोचा कि थोड़ा रेस्ट किया जाए ताकि मैचेस पे पूरा फ़ोकस हो, कहीं घूमने वगैरह पे किसी का ध्यान नहीं था। तो दुबई जब आप पहुंचे और दुबई से वापस भारत आने के बीच में ऐसा कोई रोमांचक क्षण जो आपको अभी याद है और शायद जिंदगी भर याद रहे, ऐसा कोई क्षण आया हो? वही जो हम जीते थे, वो जो लास्ट मिनट थे हमारी जीत के, जो 1 गोल से हम जीते, सबसे अच्छा वही पल था और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चूंकि इस कोई सा भी खेल हो उसके अंदर टीम भावना से सारे खिलाड़ी खेलते हैं, हुँ, निश्चित ही आपकी टीम के अंदर भी सारे खिलाड़ी जो होंगे टीम भावना से ही खेल रहे होंगे। जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस ढंग की टीम भावना होना चाहिए जो इस टीम को मजबूत बनाती है और जीत की ओर हमें आगे की ओर ले जाती है? टीम में बस एक-दूसरे पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे पे भरोसा करेंगे तो जो भी खिलाड़ी अंदर खेलते हैं और जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दोनों को एक-दूसरे पे भरोसा रखना पड़ेगा, ताकि जो खेल रहे हैं वो भी अपना बेस्ट दे पाए और अगर बाहर वाले भी अंदर जाए तो अपना बेस्ट दे पाए। तो सबसे मेन चीज़ है भरोसा, एक-दूसरे पे भरोसा होगा तो टीम जीतेगी। इस बार सारे बच्चे, जो भी लड़कियाँ थी, सब लोगों ने एक-दूसरे पे भरोसा रखा और हम गोल्ड मेडल लेकर आए। जब वहां पे आपको मेडल दिए जा रहे होंगे तो वहां का माहौल कैसा था? आपको मेडल देने के लिए कौन आया था? किस प्रकार से वहां पर माहौल बना हुआ था? वही माहौल हम चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट करिए ताकि हम भी बिना टिकट दुबई पहुंच सकें। वहाँ पर जब हमें पहले 3rd पोज़ीशन वाली टीम को बुलाया गया, फिर 2nd वाली को, फिर जब फाइनली इंडिया को बुलाया गया, तब वहाँ के जो गेस्ट थे, शेख लोग, तो उन्होंने आकर हमें मेडल्स दिए, सब कुछ दिया। वहाँ पे सब गाना वगैरह चल रहा था, जैसे हम लोग गा रहे थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वैसे केन्या वाली टीम अपना गा रही थी और ईरान वाली टीम अपना। तो वो बहुत अच्छा पल था सब लोग के लिए, बहुत प्राउड फीलिंग थी कि हम गोल्ड मेडल पहन रहे हैं।
तो जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप था, ये में तो कहाँ-कहाँ से टीमें आई थी यहाँ पे? इधर टीम तो बहुत सारी थी, पर हमारा जिससे मैच हुआ वो सऊदी अरेबिया था और उसके बाद हमारा क्वार्टर फाइनल हुआ था। उसके बाद हमारा सेमी ईरान की टीम से हुआ था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और उसके बाद हमारा फाइनल केन्या की टीम से हुआ था। तो जब आप इन खिलाड़ियों से मिले होंगे, स्वाभाविक तौर पे मिलना होता ही है ऐसे खिलाड़ियों से, तो आपको क्या क्या लग रहा था इन लोगों से जब मिले होंगे आप? मिलना-जुलना तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ थोड़ा बहुत इंटरैक्शन था उन लोगों से, जो कि हमारा सब अलग है, लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ अलग है, तो थोड़ा-सा इंटरैक्शन था और अच्छा लगा सबके साथ खेल के। तो उन्होंने फ्रेंडली व्यवहार किया था आप लोगों से सबसे? हाँ, सब लोग फ्रेंडली थे, थोड़ा बहुत जितना था सब अच्छा था। तो कुल मिला के आप भारत में खेलनी, दुबई में खेलनी, अब क्या लक्ष्य क्या रख रहे हैं आप? अब नेक्स्ट जब भी जो भी टूर्नामेंट आएगा उसमें भी अपना मेहनत और लगन से सब अच्छे से खेलना है बस, आगे जो भी टूर्नामेंट आएगा। पापा जो आपको मना कर रहे थे कि मत खेलो, आज आप खेल के यहाँ तक पहुँच गए, मतलब यहाँ से मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुँच गए, पापा को क्या कहेंगे आप? नहीं, पापा का भी हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है। उन्होंने ऐसे थोड़ा-सा चाहा था कि पढ़ाई पे भी ज़्यादा फ़ोकस रहे, पर हाँ, उनकी सपोर्ट की वज़ह से ही मैं आगे पहुँची हूँ और पापा को बहुत प्राउड है अभी, सबसे ज़्यादा वही खुश होंगे मेरे लिए। तो पापा के सपोर्ट से और मम्मी के सपोर्ट से मैं इतना आगे आई हूँ। कल आप जब मंसूर में आए तो आपका यहाँ पे भव्य जुलूस भी निकाला गया था। तो जब आप जुलूस में चल रहे होंगे, लोगों का जोश देख रहे होंगे, लोगों की तालियाँ देख रहे होंगे, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे होंगे, तो आपके मन में क्या बात आई? बहुत खुशी हो रही थी, बहुत प्राउड फ़ील हो रहा था कि मंदसौर शहर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ से इतने बड़े लेवल पे खेलने गई हूँ। सभी लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, सब लोग मेरे साथ थे, तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो स्वागत कल आपका हो रहा था, दिखावटी स्वागत नहीं था, क्योंकि लंबे समय से मंसूर के समाचार पत्र हों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल हो, लगातार आपकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखे जा रहे थे, बताए जा रहे थे यहाँ पे कि मंसूर की बिटिया वहां तक पहुंच चुकी है और इसी ढंग से उसका खेल चल रहा है। ये जी। खबरें आ रही थी आप तक, वहां तक नहीं आ पा रही होंगी शायद। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 दिन बाद आ रही थी सारी खबरें, पर हाँ, पहुँच पा रही थी। जब भी हमें फ़ोन मिलता था, तब ये चीज़ें मैं सुन पाती थी, देख पाती थी। तो मंसूर की जनता के लिए और मंसूर की मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, कल जो भी मेरे स्वागत के लिए वहाँ पर थे और पूरे मंदसौर शहर में जिसने भी मेरा स्वागत किया है और सब कुछ, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। मीडिया को भी बहुत-बहुत थैंक यू और सबको थैंक यू। अब थैंक यू के अलावा लास्ट में, चूंकि हम अपनी चर्चा का समापन कर रहे हैं, तो एक ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को और खासकर जो खेल क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, युवा खिलाड़ी हैं या जो खेल रहे हैं अभी, उनके लिए आप क्या कहेंगे ताकि वो अपने लक्ष्य की ओर और ज्यादा स्ट्रांग होकर जा सकें? सभी लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपना एक एम रखो और उस पे कड़ी मेहनत करो। ऐसे बीच में हार नहीं मानना है, कभी ना कभी तो लक्ष्य मिलेगा ही। तो कंटिन्यूअसली अपनी मेहनत को साथ रखो और वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो आप जो हैं छोटी सी बिटिया हमारे मंसूर की, वर्णिका उपाध्याय, परिचय मैं आपको दे चुका हूं और वैसे भी आप परिचय के पहले से ही आप इनको जानते हैं। वर्णिका उपाध्याय वो है जिन्होंने दुबई के अंदर 7वीं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप के अंदर भारत को जीत दिलाई। आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खिलाड़ी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होकर अपने अनुभव साझा कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप आगे आगे और आगे तक जाएं, मंसूर का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और पापा मम्मी का जो ख्वाब है आपके प्रति उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए और यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।